हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुखी हैं, बेहतर हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग क्लास 9 के जो पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। वो पूरा अध्याय हम लोगों ने खत्म कर लिया था। एक लास्ट में रह गया था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको मैंने कहा आप लोगों से वादा किया था कि अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्लास केवल क्लास 9 के लिए नहीं बल्कि क्लास 10 के लिए, और जिनको भी नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी में जो जानने का जरूरत है ना, जिनको भी नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी में इंटरेस्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से। और विश्व इतिहास में बच्चों कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जिसमें से जो घटना है फ्रांसीसी क्रांति, ये बहुत जरूरी घटना थी। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अगर हम नहीं पढ़ें तो विश्व इतिहास को कभी समझा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि विश्व इतिहास को उन्होंने ही जो है नया शेप दिया अपन, है ना। तो उसी में से जो सबसे महान एक सम्राट बने नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, कि हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय को भी जानेंगे। इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, क्या इनके उदय के कारण रहे हैं, क्या इनके पतन के कारण रहे हैं, और हम लोग इनके लाइफ से क्या सीख सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है कि क्या सीख सकते हैं। तो महज 5 फुट 3 इंच का हाइट वाला एक इंसान जो कि केवल 30 वर्ष की युवावस्था में बिल्कुल जवान खूबसूरत सा नौजवान फ्रांस का सम्राट बनता है, और है ना आगे चलकर वो तानाशाह बनता है, और उसकी अंत भी बहुत दयनीय होती है। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का संक्षिप्त परिचय पहले हम लोग जान लेते हैं। एक संक्षिप्त परिचय, इससे परीक्षा में भी क्वेश्चन आता है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को, है ना। स्थान जो है, स्थान कहाँ है, तो स्थान है कोर्सिका द्वीप। एक है कोर्सिका, भूमध्य सागर में स्थित है कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप के या कोर्सिका के राजधानी कोर्सिका अजासियो पे, अजासियो में इनका जन्म होता है ना। कार्लो बोनापार्ट इनके पिता का नाम होता है। कुलीन परिवार में इनका जन्म होता है। जन्म से बहुत ज्यादा विशेष ऐसा नहीं है ना। लेकिन और इनके जो है तो जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, और कोर्सिका के राजधानी अजासियो में इनका जन्म होता है कुलीन परिवार में, है ना। फिर बाद में यह एक फ्रांसीसी क्रांति जो है सैनिक बनते हैं, फ्रांसीसी सैनिक बनते हैं। एक एक करके चीजों को थोड़ा देखेंगे। ये क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी चले, है ना, लेकिन गहराई से हम लोग चीजों को देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक क्या होते हैं, एक फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख, क्योंकि इनको जो है सेना का कमांडर बनाया जाता है। तो ये फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख होते हैं। फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख जिसने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कहने का मतलब होता है 1804 से लेके इनका काल 1814-15 ईस्वी तक चला है ना। और ये 1804, इसलिए इसको 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कहा जाता है कि इसने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पूरा फ्रांस लगभग, है ना, लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। पूरे, है ना, यूरोप पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। पूरे यूरोप पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इनकी खासियत यही थी। फिर वर्ष 1804 में ये क्या बनते हैं, फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं, है ना। वर्ष 1804 में, वर्ष 1804 में
ये फ्रांस के सम्राट बनते हैं, फ्रांस के सम्राट बनते हैं। और 1815 में वाटरलू के युद्ध में क्योंकि ये एक युद्ध होता है फ्रांस और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, रूस, इन सब का, हंगरी, है ना, इन सब के मिलने से एक गठबंधन बनता है और फ्रांस अकेला, इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है उसको हम वाटरलू के युद्ध कहते हैं। 1815 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में 1815 के वाटरलू के युद्ध में इनकी हार होती है, जिसके बाद यहाँ से जो है इनका पतन शुरू हो जाता है और जो है इस युद्ध के बाद इनको निर्वासित कर दिया जाता है सेंट हेलेना द्वीप। कौन सा द्वीप है ना, सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासन जहां पर है ना 1821 ईस्वी में, जहां पर 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जहां पर 1821 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से जीवन का परिचय हम लोगों ने देख लिया कि 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म होता है। कोर्सिका की राजधानी ओजासियो में इनका जन्म होता है। 1804 में ये फ्रांस के सम्राट बनते हैं और 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें उनकी हार हो जाती है और हार होने के बाद इनको सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वहीं पर जो है इनकी मृत्यु पेट के कैंसर के कारण हो जाती है। तो ये एक मोटा मोटी इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय था। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किन परिस्थितियों में, जब कोई इंसान ऊपर उठता है ना, तो कुछ ना कुछ वैसे सरकमस्टांसेस रहे होंगे कि जिससे कोई इंसान ऊपर उठ रहा हो या कोई इंसान नीचे जा रहा हो, है ना। तो जब इसका उदय, इसके पूरे जीवन काल को दो पार्ट में देखा जा सकता है, एक नेपोलियन का उदय और दूसरा नेपोलियन का पतन। तो नेपोलियन का उदय किन परिस्थितियों में होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो नेपोलियन बहुत ही सामान्य कदकाठी का इंसान था, लेकिन बड़ा दिमाग से तेज था और बहुत अच्छा वक्ता था, है ना। और उसका कहना था कि इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। ठीक है, तो लगभग उसने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध लड़े, है ना। तो उनका जो है हम लोग पहला पढ़ते हैं कि नेपोलियन के उदय के कारण, इसके उदय के परिस्थितियां, है ना, या कारण, ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बनी उस समय फ्रांस में कि ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया। तो सबसे जो पहला कारण था वो क्या था, तो वो था फ्रांसीसी क्रांति। वो क्या था, फ्रांसीसी क्रांति। अगर आप लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़े हैं, इससे पुराने अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले का क्लास देखिए, है ना, और उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रांस में क्रांति हुई क्यों थी। कि फ्रांस पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, कर्जे में डूब गया था, चीजें महंगी हो गई थी, जिससे फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। और फ्रांस की क्रांति ने, है ना, फ्रांस की क्रांति को तो जन्म दे दिया उन सब चीजों ने, लेकिन फ्रांस में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह सकी, है ना। हम लोगों ने देखा पहले संवैधानिक राजतंत्र बना, फिर उसके बाद रोबेस्पियर की सरकार बनी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर यानी जैकोबियन क्लब की सरकार बनी, है ना। फिर उसके बाद जिसको आतंक का राज कहा गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टरी शासन की राज बनी, है ना, जो लगभग 5 सालों तक रही, जिसमें 5 डायरेक्टर चुने गए थे, है ना, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। यानी फ्रांस में उस समय क्रांति के समय कोई कुशल नेता, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, जिसके कारण जो है फ्रांस के लोग एक अपने लिए कुशल नेता चाहते थे, एक अपने लिए क्या चाहते थे, कुशल नेता चाहते थे। और उस समय उनके उम्मीद जो है बनकर उभरा कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार, तो समानता, फ्रांस की क्रांति के कारण किस प्रकार की भावना का विकास हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा इसको, समानता। फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया, समानता, है ना,
बंधुता बंधुता एवं स्वतंत्रता फिर राजतंत्र का अंत, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि सम्राट खत्म हो गया था, सम्राट को फांसी दे दी गई थी, तो राजतंत्र का अंत हो गया। इसके बाद जैकोबियन सरकार बनी, है ना, और विशेषाधिकारों का अंत हो गया था। विशेषाधिकारों का अंत हो गया था। इनके होने से हुआ क्या कि अब कोई भी इंसान नेता बन सकता था, है ना। विशेषाधिकार, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना। विशेषाधिकार का अंत होने का यही मतलब था। यानी फ्रांस की क्रांति ने इन सब परिस्थितियों को जन्म दिया, जिससे एक नायक का जन्म हुआ, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट हम लोग आज के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो फ्रांस की क्रांति ने काम किया वो था कि इसने योग्यता पर बल दिया। योग्यता पर बल, है ना, योग्यता पर बल दिया, यानी जिसके पास हुनर होगा वही आगे बढ़ेगा, जो योग्य नहीं होगा वो पीछे छूट जाएगा, है ना। तो योग्यता पर बल दिया, और योग्यता पर बल देने के कारण नेपोलियन जैसे सामान्य से इंसान को क्या मिला, है ना, सेना का प्रमुख बनाया गया। उसके काम को देख के सेना का प्रमुख बनाया गया, है ना। अपॉर्चुनिटी इसको मिला यहां से, है ना, सेना का प्रमुख बनाया गया। इसलिए नेपोलियन को एक और नाम से जानते हैं, फ्रांस की क्रांति का शिशु, है ना, फ्रांसीसी क्रांति का शिशु, है ना। नेपोलियन को हम लोग क्या जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का शिशु, है ना। नेपोलियन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का शिशु, ये उपनाम हम लोग देते हैं नेपोलियन को। अगर पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति का शिशु नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों कहा जाता है, तो उसके कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि एक नया नायक पैदा हुआ, है ना, और वो नया नायक बना नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये फ्रांसीसी क्रांति को हम लोगों ने देख लिया, एक बार रिकॉल भी हो गया, है ना। आगे देखते हैं, क्रांति के दौरान फैली अव्यवस्था जो हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाओं का विकास किया, है ना, विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई, लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करने लगे। तो दूसरा जो कारण था वो क्या था, जो मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया, कि जो क्रांति का काल था लगभग 1789 से लेके 1799 तक का जो समय काल था, इस समय काल में कोई बढ़िया नेता सामने नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ, कभी आतंक का राज, उसमें अगर नियम कानून बनाए गए इतने सख्त कि जो भी रोबेस्पियर के अगेंस्ट जाता, उसके विरोध में जाता, उसको वो फांसी दे देता था, गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। फ्रांस के सम्राट को भी मार दिया गया। तो नेता का बहुत बड़ा अभाव हो गया था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फैली अव्यवस्था, एक तो ये, और साथ ही साथ दूसरा क्या था, डायरेक्टरी शासन, है ना। दूसरा कारण क्या था, डायरेक्टरी। फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें अव्यवस्था का जबरदस्त अवस्था देखने को मिला, भ्रष्टाचार देखने को मिला, क्या मिला, मूल्यों में वृद्धि, है ना, मूल्य, ठीक है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि में क्या हुई, आदि में वृद्धि हुई समाज में, है ना। क्रांति के बाद लोगों ने सोचा कि इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि क्रांति के बाद इन सब चीजों में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिला। साथ ही साथ क्या हुआ था कि कुशल व योग्य नेतृत्व का
नेतृत्व का अभाव, है ना, कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा क्या हुआ था नेक्स्ट कि है ना, नेपोलियन का कुछ सैनिक जो अभियान रहा वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, है ना। नेपोलियन को जो भी काम दिया गया उसने बड़ा सक्सेसफुली उसको जो है करके दिखाया, इसलिए इसकी लोकप्रियता इससे भी बढ़ गई थी, है ना। कि पूर्व में, है ना, पूर्व सैन्य अभियानों ने नेपोलियन की सफलता, है ना। इनको आप लिखते भी जाएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी यह क्लास करने बैठे आप एक कॉपी कलम लेकर बैठे, इसलिए मैं लिखा भी रहा हूं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, है ना। आप इनको लिखते भी जाएं, हम इसलिए हर बार लिखने के बाद थोड़ा हट जा रहे हैं ताकि आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं, पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये तो हुई क्रांति के दौरान फैली अव्यवस्था। आगे देखते हैं, मध्य वर्ग के हित। आगे क्या है, मध्य वर्ग के हित, है ना। नेपोलियन ने जब नेपोलियन के पास पावर आई तो नेपोलियन ने कुछ जो है काम बड़े अच्छे किए, है ना। तो उसने जो है मध्य वर्ग का ख्याल रखा, और सिर्फ मध्य वर्ग का नहीं बल्कि कुलीन और पादरी वर्ग का भी ख्याल रखा। तो जो तीसरा कारण बनता है नेपोलियन के उदय की, जो तीसरा जो कारण बनता है वो यही है कि मध्य वर्ग, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे बड़ा समाज जो है लगभग 90% जो है मध्य वर्ग के लोग थे, तो मध्य वर्ग का हित, है ना, मध्य वर्ग का हित नेपोलियन ने सोचा था। जाहिर सी बात है, अगर किसी को नेता बनना है, लीडर बनना है, तो उसे सबको साथ में लेके चलना होगा, है ना। इसलिए जो है जब आप सबको साथ में लेके चलेंगे तभी आप नेता, सक्सेसफुल नेता बन सकते हैं। तो और वहां पर बड़ी जनसंख्या किसकी थी, मध्य वर्ग के लोगों की थी, है ना। तो मध्य वर्ग का क्या था, मध्य वर्ग को स्थायित्व मिला, मध्य वर्ग को स्थायित्व मिला, है ना, इसकी स्टेबिलिटी मिली, स्थायित्व मिला। स्थायित्व बड़ा जरूरी होता है। अगर आप बार बार जो है परेशान रहेंगे, आपसे सम्राट टैक्स वसूलेगा, है ना, तो इन सब चीजों से बिजनेस करना या मध्य वर्ग के लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है ये सब चीज। तो नेपोलियन ने उनके लाइफ में स्थायित्व लाया, है ना, जिससे कि मध्य वर्ग शांत हो गया, है ना। दूसरा कारण था धनी पूंजीपति वर्ग से, है ना, कमजोर वर्ग को सुरक्षा व सहायता, यानी यह रॉबिन हुड का भी काम कर रहा था, है ना। धनी और पूंजीपति वर्ग से कमजोर वर्ग को यह सहायता भी पहुंचा रहा था, सुरक्षा भी दे रहा था, है ना, ठीक है, जिससे कमजोर वर्ग के लोग भी इससे खुश थे, ठीक है। साथ में लास्ट जो इसमें था कि इन्होंने पादरी और कुलीन क्रांति के दौरान फ्रांस से भाग गए थे, इन्होंने उसको भी ससम्मान वापस बुलाया, है ना। पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग जो फ्रांस से भाग गए थे, उनको ससम्मान बुलवाया या वापसी करवाई, ससम्मान उनकी जो है, उनको ससम्मान वापस बुलाया, ठीक है। तो इसका मतलब इसने हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा, हर वर्ग के लोगों को इसने समझा, है ना। तो ये जो कुछ तीन स्थितियां, ये तीन कारण थे जो नेपोलियन के उदय की परिस्थितियां बनी, है ना। लोगों में उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग उसके लिए पागल हो गए। जैसे आज के डेट में भारत का जो सबसे बड़ा नेता है कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो उसकी लोकप्रियता के कुछ ऐसे कारण हैं, तो है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां भारत में भी बनी कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हो गए। आज उनके सामने कोई भी विपक्ष में
दिखता ही नहीं है। वही कारण है कि नेपोलियन के अगेंस्ट कोई दिख ही नहीं रहा था। तो उसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी? पहला तो फ्रांसीसी क्रांति, इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति का शिशु माना जाता है ना। दूसरा जो है मध्य वर्ग का हित, और तीसरा जो है इसने कुछ जो है इसकी जो अपने सैन्य अभियान बोल सकते हैं, यह जो क्रांति के दौरान फैली अव्यवस्था थी, जो नेता की एक कमी थी, एक कुशल और योग्य नेता की जो कमी थी, इसने उस सब चीजों को दूर कर दिया, है ना। ठीक है, तो इसके कारण नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़ी और नेपोलियन के उदय की ये सारी परिस्थितियों का कारण बनी। अब नेपोलियन खुद जो है यह बात मानता है कि पूरा विश्व मुझे भविष्य में मेरे द्वारा मेरे युद्धों को, मैंने 40 युद्ध लड़े, लेकिन लोग मुझे 40 युद्ध के लिए नहीं बल्कि मेरे द्वारा किए गए सुधारों के लिए मुझे याद रखेंगे, है ना। और नेपोलियन ने वाकई बहुत बड़े बड़े सुधार बड़े पैमाने पे किए, है ना। इसलिए नेपोलियन यानी नेपोलियन के जो सुधार कार्य हैं या नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य या सुधार भी कह सकते हैं, है ना। तो इसने बहुत बड़े बड़े सुधार किए, है ना, बहुत बड़े बड़े कार्य किए अपने शासनकाल के समय। हालांकि इसके शासनकाल बहुत ज्यादा नहीं, मोटा मोटी अगर आप देखिए तो 1799 में ये काउंसिल बना, लेकिन सम्राट जो इसने ये बना ये 1804 में बना और लगभग 1814 यानी 10 से 11 साल का इसका शासनकाल रहा, है ना। लेकिन इसने इसी 10 साल में पूरे यूरोपीय इतिहास को ही बदल कर रख दिया, पूरे विश्व इतिहास को ही बदल कर रख दिया। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे कैरेक्टर को आप पढ़ें, है ना, और समझें उसकी क्या ऐसी भूमिका रही, है ना। तो अब हम लोग उसके जो है सुधार कार्य को देखेंगे। तो नेपोलियन अपने सुधार कार्य के बारे में यह बोलता है कि मेरे द्वारा मुझे मेरे 40 युद्धों, है ना, के लिए नहीं अपितु विधि सुधारों के लिए, विधि यानी कानूनी सुधारों के लिए, विधि सुधारों के लिए, है ना, याद रखा जाएगा, है ना। ठीक है, जब यह आर्मी में पहली बार आया था तो इसका बड़ा मजाक उड़ा था। यहां से सीखने को मिलता है कि लोगों का तो काम ही है कहना, उसे तो कुछ ना कुछ कहना ही है ना। आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए, आप अपने मंजिल पर फोकस रखिए, तो आपको अपनी मंजिल मिलेगी, है ना। ये महज 5 फुट 3 इंच का था, लोग इसका मजाक उड़ाते थे, नाटू नाटा पौना ये कहा करते थे, है ना। ठीक है, शक्ल सूरत में भी इतना खूबसूरत था कि लड़का नहीं लड़की जैसा लगता था, ठीक है। तो इसको बहुत बुली किया जाता था, तो है ना, ये नेपोलियन ने ऐसा कहा। और वही सिंपल साधारण नॉर्मल कदकाठी का लड़का लगभग 40 युद्ध उसने किया अपने पूरे जीवन काल में और पूरे यूरोप पर लगभग अपना कब्जा कर लिया था, है ना। ठीक है, तो इसने अपने से कहा था, क्योंकि इसके सुधार कार्य बहुत बड़े हैं, इसको पढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसने क्या क्या सुधार कार्य किए। तो पहला था संवैधानिक सुधार। पहला क्या था? संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार पहला क्या था? संवैधानिक सुधार। अच्छा, इन सुधारों के कारण नेपोलियन खुद को क्या कहता था? मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी या खुद को, है ना, या खुद को क्या मानता था? या खुद को क्या मानता था? या खुद को क्या मानता था? तो यह खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को मानता था, नेपोलियन को माना जाता है, और ये नेपोलियन खुद भी मानता था, है ना। तो ऐसा क्यों? तो उसके द्वारा किए गए सुधार कार्य के कारण इसे नेपोलियन को
आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता था। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या क्या सुधार कार्य किए। तो इसने पहला जो सुधार कार्य किया वो था संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार, ठीक है। संवैधानिक सुधार में क्या किया गया था इसने कि 1799 में ठीक है, सत्ता पर अधिकार कर है ना, चौथा संविधान बनाकर लागू किया। सत्ता पर अधिकार कर चौथा संविधान लागू किया। ठीक है, उसके बाद इसने जो है फ्रांस में गणतंत्र एवं कौंसल शासन पद्धति लागू की। शासन पद्धति लागू की और यह पहला कौंसल बना, है ना, और यह पहला कौंसल बना। कौंसल क्या होता है? तो कौंसल कुछ और नहीं होता है, कौंसल एक प्रकार का तानाशाह ही होता है ना। कौंसल एक ऐसी स्थिति है ना, एक ऐसी स्थिति जो किसी तानाशाह से कम नहीं थी, है ना। यानी यह एक तरह से इसने कौंसल बनाया और कौंसल का पहला कौंसल बन गया। कौंसल एक ऐसी स्थिति थी जो किसी तानाशाह से कम नहीं था, यानी ये जो कहता था वही चीज होता था। अगर ये जिस चीज पे हाँ कर दिया वही काम होता था, ना कर दिया तो वो काम नहीं होता था, है ना, चाहे लोग बाकी की इच्छा हो चाहे ना हो। तो एक प्रकार से इसने फ्रांस में तानाशाही की स्थिति पैदा कर दी थी और यह खुद तानाशाह बन चुका था। ठीक है, तो पहले ये इसका पहला संवैधानिक सुधारों में इसके हम लोग पढ़ लेंगे। आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हम लोग आगे फिर देखते हैं क्या है। अगला जो है आर्थिक सुधार, है ना। फ्रांस में इसने कुछ आर्थिक सुधार लाए। आर्थिक सुधार क्या क्या थे? आर्थिक सुधार क्या क्या थे? तो इसने क्या किया था? महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। हुआ क्या कि इसने लगभग यूरोप के सभी देशों को जीत लिया था। जिस देशों को यह जीत नहीं पाया, जैसे इंग्लैंड, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी सेना थी, उसकी नौसेना फ्रांस की नौसेना से ज्यादा मजबूत नौसेना थी, है ना। तो इंग्लैंड जो है ना, या कुछ और भी देश हैं, तो जिसको ये हराने में नाकाम रहा, तो उसने क्या किया कि जैसे ये इंग्लैंड है ना, तो ये है। अब मान लीजिए ये दो छोटे देशों से जुड़ा हुआ है, तो फ्रांस क्या करता था? इनडायरेक्टली इसको धमकी नहीं देता था, बल्कि इसको और इसको धमकी देता था, है ना। इसको और इसको धमकी देता था कि तुम इसके साथ यानी इंग्लैंड के साथ व्यापार मत करो, अगर करोगे तो तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था उसने की, बाद में यह व्यवस्था महाद्वीपीय व्यवस्था कहलाई। एक तरह से इसने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से घेराबंदी करने की भी कोशिश की, है ना। और ये व्यवस्था बाद में नेपोलियन के लिए ही हानिकारक हो गई, है ना। नेपोलियन के पतन के कारण में हम लोग पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय व्यवस्था उसके पतन के कई कारणों में एक कारण यह भी थी, है ना। तो शुरुआत में इसके पास ताकत था, तो छोटे देश इससे लड़ना नहीं चाहते थे,
तो उसे इंग्लैंड को कुछ नुकसान तो लगता था, लेकिन जितना नुकसान लगता जाता इंग्लैंड उसका दुश्मन उतना ही ज्यादा बनता जाता है ना। तो पहला इसने क्या किया, आर्थिक सुधार में महाद्वीपीय व्यवस्था यानी जिस देश है ना महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। दूसरा कर सुधार किया, इसने क्या किया, कर सुधार किया है ना, टैक्सेशन में सुधार किया, टैक्सेशन में सुधार किया। दूसरा मापतौल की एक प्रणाली को अपनाया इसने, है ना, मापतौल की एक प्रणाली को अपनाया। गांव देहात में भी अक्सर आप लोग देखते होंगे है ना कि सामान लेने जाते हैं तो जो तराजू में बटखरा होता है, बटखरा के बजाय पत्थर रख दिया जाता है ना। तो हो गया आधा किलो का, वही बटखरा का काम कर गया। तो इससे क्या होता है, या जो हम लोग मूढ़ी उड़ी लेने जाते हैं तो पैला देता है, किसी का पैला बड़ा होता है, किसी का पैला छोटा होता है ना। तो छोटा पैला में कम आएगा, बड़ा पैला में ज्यादा आएगा, है ना। तो उसने क्या किया, ये मापतौल की प्रणाली को एक प्रणाली अपनाया पूरे समय, है ना। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आई, है ना, एक रूपता आई, ठीक है। अगर आपका 1 मीटर यहां से यहां तक है तो हर जगह 1 मीटर यहां से यहां, है ना, कहीं यहां से यहां, कहीं यहां से यहां, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद इसने जो है जिस देश को उसने जीता वहां पर अपनी सेना रख देता था और अपनी सेना के जो भरण पोषण है उसी से करवाता था, है ना। तो इसने क्या किया, है ना, सेना व्यय, सेना का जो खर्चा था सेना व्यय विजित राष्ट्रों पर डाला, यानी जिस राष्ट्रों को इसने जीत लिया था, जिस देशों को इसने जीता था, है ना, उसी पर डाला। तो सेना व्यय विजित राष्ट्रों पर डाला, राष्ट्रों पर डाला, यानी इससे फ्रांस की इकोनॉमी कहीं भी खराब नहीं होती थी, है ना। उसके बाद इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, ठीक। उसके बाद इसने उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट माइंड का था, कैपिटलिस्ट माइंड का था, इसीलिए इसने भी जो है दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था, है ना, पूंजीवादी सोच का था यह, ठीक है। तो उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया इसने, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, ठीक है। साथ ही साथ इसने कृषि में भी विकास किया, है ना, कृषि में भी विकास किया। तो ये इसके कुछ आर्थिक सुधार थे, विकास किया, है ना, क्योंकि जानता है कि उद्योग धंधों को अगर बढ़ाना है तो कृषि में भी विकास करना जरूरी है ना, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स कृषि से ही आते हैं। तो इसने कृषि में भी विकास करवाया, है ना। तो इसलिए इसकी आर्थिक नीतियां थी या आर्थिक सुधार थी, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, कर में सुधार किया, मापतौल की एक प्रणाली को अपनाया, सेना व्यय विजित राष्ट्रों पर डाला, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, कृषि में भी विकास किया, ठीक है। आगे देखते हैं जो इसकी और इंपॉर्टेंट जो सुधार की कुछ और लिस्ट हैं। पहला है उसमें, फिर अगला है कानूनी सुधार। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लागू किया, नेपोलियन संहिता कहते हैं, है ना। तो अगला है कानूनी सुधार, कानूनी सुधार। तो नेपोलियन है ना, इसने 1804 जब यह फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया, फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो 1804 में इसने नेपोलियन संहिता, नेपोलियन या जैसे यहाँ पर है ना आईपीसी इंडियन पेनल कोड, है ना, भारतीय कानून संहिता, वैसे ही कानून संहिता इसने वहां लागू किया, उसका नाम दिया नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन कोड, है ना, लागू किया, जिसमें दिवाली और क्रिमिनल केस सभी थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसने सिविल विवाह को मान्यता दी, ठीक है। उसके बाद तलाक के नियम को कठोर बनाया, तलाक के नियम को क्या किया, कठोर बनाया।
उसके बाद इसने परिवार के मुखिया को, है ना, इसने जो है संपत्ति का अधिकार को जो है बढ़ाया, है ना, संपत्ति, निजी संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया, निजी संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया। ठीक है, तो ये इसके कानूनी सुधार रहे। फिर आगे देखते हैं, आगे शिक्षा में भी इसने सुधार किया, है ना, और एक लास्ट है, इसने शिक्षा में सुधार किया। तो शिक्षा में क्या सुधार किया, तो इसने प्राथमिक, है ना, माध्यमिक और हायर एजुकेशन को विभाजित किया और उसके लिए जो है एक संस्था का गठन किया जिसका नाम दिया यूनिवर्सिटी। क्या नाम दिया, यानी शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार, है ना। तो इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी नामक संस्था का गठन किया। उसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या बनाया, नॉर्मल, क्या बनाया, नॉर्मल, है ना, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु, शिक्षक यानी टीचर्स को भी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल का गठन किया। ये भी एक संस्था थी, गठन किया, यह इंस्टीट्यूट की थी, लेकिन इसने महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ विशेष काम नहीं किया। ये सभी शिक्षा के काम पुरुषों के लिए ही थे, यानी पढ़ने लिखने का अधिकार पुरुषों को ज्यादा प्राप्त था। उसके अलावा इसने उच्चतर अनुसंधान हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की स्थापना की, फ्रांस की स्थापना की। ठीक है, इसने इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की स्थापना की जहां शोध होते थे, जहां रिसर्च होते थे, अनुसंधान होते थे। तो ये सारे हम लोग नेपोलियन के किए गए कार्यों को भी देख लिया, यानी उनका जीवन संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने देख लिया, उनके उदय की परिस्थितियां को भी देख लिया, उनके द्वारा किए गए सुधार कार्य को भी देख लिया। अब लास्ट जो अंत है वो केवल है उसके पतन के क्या क्या कारण रहे, है ना। तो एक लास्ट वो चीज देख लेते हैं, उसके बाद हमारा यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इस टॉपिक के तो नेपोलियन का पतन का कारण अब हम लोग जान जाते हैं। इसके साथ ही हमारा यह टॉपिक और यह अध्याय दोनों ही खत्म हो जाएगा। नेपोलियन का पतन ये केवल क्लास 9th नहीं बल्कि क्लास 10th में भी आपको काम देगा। तो उसके कई कारण हैं। पहला जो मैंने पहले भी कहा, तो उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, है ना, व्यवस्था। उसके अलावा जो दूसरा कारण था रूस पर आक्रमण। ठीक है, उसने क्या किया कि वही महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत उसने जो है रूस को जब धमकाया कि इंग्लैंड के साथ व्यापार ना करे, लेकिन रूस ने इस बात को नहीं माना। तो हुआ क्या, इसने रूस में आक्रमण कर दिया। लेकिन रूस बहुत ठंडा जगह है, वहां पर इसे बहुत भयानक नुकसान हुआ। भूख के कारण, महामारी के कारण और ठंड के कारण इसके 6 में से 5 लाख सैनिक, 6 लाख में से 5 लाख सैनिक मर गए, इसके सिर्फ जिद के कारण, है ना। तो ये रूस का आक्रमण इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, उसके अलावा जो है निरंतर या युद्ध, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, निरंतर युद्ध में शामिल रहना, है ना। जाहिर सी बात है, महज 10 वर्षों का शासन काल था इसका, लेकिन उस बीच में इसने 40 से ज्यादा युद्ध लड़े, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये हर समय युद्ध में ही फंसा हुआ रहता था, इसलिए, और जिसके कारण ये कुछ समझ पाता उससे पहले इसका डाउनफॉल, पतन शुरू हो चुका था। निरंतर युद्ध में शामिल इसका जो है डाउनफॉल का कारण बना। ठीक है, उसके अलावा यूरोपीय राष्ट्रों का संयुक्त मोर्चा, है ना।
और यूरोपीय राष्ट्रों ने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि महाद्वीपीय व्यवस्था होने के कारण कई देश इससे नाराज हो गए थे, क्योंकि इसने आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी थी, है ना। तो इसमें जो है यूरोपीय कुछ देश जो इसके दुश्मन थे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो उसी चक्कर में इंग्लैंड, है ना, रसिया, ऑस्ट्रिया, ये सब जिसको इसने हराया था, वो सभी एक साथ होकर के इससे लड़ने के लिए आ गए। और कब लड़े? 1815 में वाटरलू की लड़ाई, है ना। और 18 जून 1815 के 15 में वाटर लू की लड़ाई में इसकी हार हो जाती है ना। जिसके बाद इसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, जहां जो है उसकी मृत्यु हो जाती है ना। ठीक है। 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू की, अच्छा, वाटरलू की लड़ाई में कौन कौन देश था? तो वाटरलू की लड़ाई, ठीक है। तो कौन कौन देश था? एक तरफ था फ्रांस, वर्सेस, एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ था इंग्लैंड, है ना, ऑस्ट्रिया, उसके बाद हंगरी, उसके बाद रसिया, ठीक है। उसके बाद जो है प्रशा या प्रशिया जो कहिए, जो आधुनिक जर्मनी है, ये सभी एक साथ थे, है ना। और फ्रांस अकेले था, है ना। ये युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1815 ईस्वी में। इस युद्ध में मरा नहीं था यार, बल्कि इसकी हार हुई थी। और हार के बाद इसे सेंट हेलेना द्वीप में इसको जो है भेज दिया गया, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और कारण, जैसे इसके अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताएं भी थी कि इसका स्वभाव बहुत खराब था, यह बेइज्जत बहुत ज्यादा करता था, लोग इससे डरते थे। डर के कारण इसके पास कोई बढ़िया सुझाव देने कोई नहीं आता था, है ना। और एक राजा को हमेशा एक अच्छा आलोचक जरूर रखना चाहिए, है ना, नहीं तो उसका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यह मेरा अध्याय नेपोलियन बोनापार्ट के इस पतन के बाद खत्म होता है। अब फ्रांसीसी क्रांति भी यहाँ खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आज का यह अध्याय आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, कुछ हेल्प मिला होगा आपको। और इस ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने विचारों को और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाले समय में इसमें क्लास 10th की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।